हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। मैंने काफी दिन पहले एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे जिसका विषय था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उस पर काफी लोगों ने उसको देखा और पसंद किया। तो कुछ चीजें उसमें छूट गई थी, तो मैंने सोचा कि फिर से एक रिवाइज्ड लेक्चर इस पे बनाया जाए जिससे लोगों को बेहतर जानकारी मिल सके। मित्रों, देखो, एक चीज है कि YouTube पे अलग अलग विषयों पे लोगों के वीडियो आते हैं और वो खुद बताते हैं कि ये ज्ञान मैंने ये किताब पढ़ के लिया या ये देख के लिया। देखिए, ज्ञान किताब पढ़ करके जो मिलता है वो एक थ्योरेटिकल ज्ञान है। जब तक उस ज्ञान को अनुभव की कसौटी पे न कसा जाए तब तक उसको परोसना मेरे ख्याल से जायज नहीं है। तो इसलिए मैं जो भी आपसे बोलता हूं वो अपनी लॉन्ग लाइफ में एक्सपीरियंसेस के आधार पे, अनुभव के आधार पे बोलता हूं। मैंने अपने पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो में अपने जीवन के उदाहरणों से आपको समझाया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कि चर्चा में है कि आप खुद चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो चाहें। तो बिल्कुल ये अधूरा ज्ञान है। जैसे उदाहरण के तौर पे 11 लाख लोग आईएएस सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें सेलेक्ट होते हैं 150, क्योंकि पोस्ट ही 150 है। तो मान लीजिए 11 लाख लोग अपने ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर लें, क्या 11 लाख लोग आईएएस बन जाएंगे? नहीं ना। तो यहां पे मैं किताबी ज्ञान से हट करके आपको अपने अनुभव के आधार पर जो सूत्र बता रहा हूं उसको आप कोशिश करें अपने जीवन में उतारने का। देखिए, पहली चीज तो ये है कि तमाम किताबों को छोड़ दीजिए, आप सीधे रामचरितमानस पे आ जाइए। गोस्वामी तुलसीदास ने सीधे सीधे लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिफाइन किया है। और ऐसा नहीं है कि उनके समय में विज्ञान विकसित नहीं था या अच्छे बुरे की स्थिति पैदा नहीं होती थी, जीवन में सुख दुख नहीं थे, सब कुछ ऐसा ही तो था। तो उन्होंने पहली जो रामचरितमानस की उनकी चौपाई है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट करती है, वो है कि जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, और आप न आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। यानी कि आपके जीवन में जो घटनाक्रम आने हैं, जो उपलब्धियां आनी हैं, वैसी परिस्थिति यूनिवर्स पैदा कर देता है। अब इसी में एक दूसरा जुमला मैं जोड़ना चाहता हूं कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, एक कहावत है हिंदी की, जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कहा जाता है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। ये दोनों ही कहावतें तुलसीदास जी के उस चौपाई को समर्थित करती हैं। तो मेरे जीवन में जो घटना घटी, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक पूजा स्थल पे जा रहा था जो घर से कोई 25 किलोमीटर दूर था, तो 20 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से होनी थी। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, पूरा समूह में था, घर के लोग थे, रिश्तेदार लोग थे, कोई न कोई इवेंट थी जिसके उपलक्ष्य में पूजा होनी थी। तो मैं जब रेलवे स्टेशन पे उतरा, मैं 9 साल का बालक प्लेटफॉर्म पे उतरा, सब लोग आगे बढ़ गए, मैं रुक गया
और एक बोगी में नीचे एक पहिया जो टाइट कर रहा था मैकेनिक, उसको मैं देखने लगा कि ये कर क्या रहा है। और मैं उसमें इतना बिजी हो गया कि मुझे ये नहीं पता लगा कि बाकी लोग निकल गए। वो लोग जब काफी दूर निकल गए तो उन्होंने देखा कि ये बालक तो नहीं आया। तो शोभनाथ भाई जो हमारे रिश्तेदार थे, बुआ के लड़के, रिश्ते में भाई लगते थे, तो वो सबसे पढ़े लिखे उस ग्रुप में वही थे। वो आए खोजते खोजते मेरे पास और अचानक बोल पड़े कि लगता है ये इंजीनियर बनेगा। अब उस दिन से मेरे दिमाग में एक पिपासा बनी कि आखिर में इंजीनियर क्या होता है। दैट इज वन इवेंट एंड अल्टीमेटली आई बिकेम एन इंजीनियर। और वो भी नामी गिरामी कॉलेज रुड़की से बना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने बीटेक किया 1974 में। दूसरी घटना जिसका मैंने उल्लेख कर चुका हूं, दूसरी घटना ये हुई कि 1974 में जब मैं फाइनल ईयर की परीक्षा दे रहा था या दे रहा था, शायद उससे पहले ही एक वहां पे एग्जीबिशन लगी थी एटॉमिक एनर्जी की, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट का चित्रण किया गया था बहुत अच्छी तरीके से। और उसमें ये दिख रहा था कि यूरेनियम की पैलेट रिएक्टर में जा रही है और ऊपर एंड पे जो है बिजली बन रही है। तो मैं उससे बड़ा आकर्षित हुआ और मुझे लगा कि काश मुझे यहाँ काम करने का मौका मिलता। और आप जरा सोचिए कि कुछ ही दिनों बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ऐड निकलता है जिसमें लिखा होता है कि इवन द फाइनल ईयर एस्पिरेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग कैन आल्सो अप्लाई। तो मैंने अप्लाई किया एंड आई वाज कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एंड हैड टू रश, क्योंकि जहाँ पे एड्रेस दिया था वहाँ पहुँचते पहुँचते इंटरव्यू की तारीख खत्म हो रही थी। मुझे तुरंत भागना पड़ा बॉम्बे एंड आई वाज सेलेक्टेड। और अपॉइंटमेंट लेटर भी इतना तेजी से आया कि जब तक मैं उस एड्रेस पे पहुंचूं तब तक उसकी डेट भी निकलने वाली थी। फिर मुझे आई हैड टू रश अगेन टू बॉम्बे। दूसरी घटना ये हुई और उसके बाद मैंने और 2-3 वीडियो में प्रस्तुत किया है बात की घटनाएं, उसको मैं समेट रहा हूं इसी वीडियो में। तो बॉम्बे में मुझे होम सिकनेस होने लगी कि ये तो बड़ा क्राउडेड सिटी है, काश ऐसा होता। और वहां की जो परिस्थितियां देखी, जो यूपी वालों की स्थिति देखी कि जिस तरह से चाल में वो रहते थे और बड़ी ही दयनीय स्थिति होती थी, तो मेरे दिमाग में एक बात ये आई कि क्या मैं इतने बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग किया हूं, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यूपी वापस जाऊं और अपने इन भाई बंधुओं को भी वापस यूपी बुलाऊं, वहां पे रोजगार पैदा करूं। तो इसके लिए तुरंत शिफ्ट करने के लिए मेरे पास ऐसे संसाधन नहीं थे कि मैं उद्योग लगाता और कारोबार शुरू करता, लेकिन पहली स्टेप ये थी कि मुझे यूपी में कहीं नौकरी मिल जाए। तो एक छोटी सी कंपनी थी त्रिवेणी इंजीनियरिंग इलाहाबाद की, उसका एड निकला, मैंने अप्लाई किया। तो त्रिवेणी के लोग सीधे मुंबई चले आए मुझे इंटरव्यू करने के लिए एंड दे स्टेड इन ओबेरॉय शेराटन एंड आई वाज कॉल्ड इन देयर होटल रूम फॉर द इंटरव्यू। और इंटरव्यू बड़ा अच्छा गया। एक्चुअली उन्हें एक रिसर्च का आदमी चाहिए था जो नए प्रोडक्ट्स पे काम करे। तो मेरे बायोडाटा में उन्हें बड़ा कुछ अट्रैक्टिव लगा। तो बहरहाल उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और लालच ये दिया, पूछा कि कितनी तनख्वाह है, मैंने बताया। बोला चलो इससे ज़्यादा तनख्वाह दे देंगे, इसके अलावा फ्री हाउस देंगे। तो मेरा बड़ा अट्रैक्ट हुआ, मैं भागा हुआ चला आया। और यहाँ तक कि एटॉमिक एनर्जी की सर्विस में मुझे 3 साल की बॉन्ड थी, उसमें 1 महीने बचे हुए थे एंड इन दोज टाइम्स आई हैड टू पे द बॉन्ड ऑफ 5,000 रुपीज एंड आई रश टू इलाहाबाद। मैं नौकरी कर रहा था। उसी बीच में जब मैं शहर से नैनी की तरफ आता था कंपनी की कार से,
तो रास्ते में मुझे एक खाकी पैंट और हाफ वाइट शर्ट में कैप लगाए हुए मेरी तरह से एक व्यक्ति जीप चला रहा था, और पीछे कुछ लोग बैठे थे। तो उस पर लिखा हुआ था PWD। तो हमने लोगों से पूछा, ये कौन है साहब? बोले, अरे PWD के SDO हैं, वहाँ पे जीप मिलती है और ये है, सरकारी है। तो मेरा अट्रैक्शन हुआ यार कि मुझे भी अगर इस तरह की सरकारी इंजीनियर की जॉब मिल जाती तो मुझे भी जीप चलाने को मिलता। तो उसके 2-4 दिन बाद पता चला कि UPSC ने एक इंटरव्यू कॉल किया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट। मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू कॉल हुआ, एंड आई टॉप्ड इन दैट इंटरव्यू। मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैं इरिगेशन में काम किया कोई 32 साल। और चूंकि सरकारी नौकरियों में काम कुछ कम रहता है, तो फालतू टाइम में कुछ स्टडी करता था। और बचपन में मैंने एक पिक्चर देखी थी, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मेरे दिमाग में ये द्वंद्व चल रहा था कि भारत जैसे विशाल देश में रोटी और कपड़ा की व्यवस्था तो है, लेकिन मकान नहीं लोगों के पास। अच्छा, इसी बीच मेरी मुलाकात एक साउथ अफ्रीका के स्वामी दक्षिणामूर्ति, जो इंडिया में आकर के स्वामी दक्षिणामूर्ति की उपाधि उनको मिल चुकी थी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बहुत कुछ पढ़ाया, खासतौर से हाउसिंग के क्षेत्र में, और बहुत सारी किताबें अमेरिकन सेंट्रल लाइब्रेरी का मेंबर बनाया मुझे। तो उसमें मैंने अध्ययन करके ये पाया कि मौसम के अनुकूल हाउसिंग कैसे बने, यानी कि जब गर्मी है तो मकान ठंडा कैसे बनाया जाए, या ठंडक है तो मकान गर्म कैसे हो। इसमें मैंने काम किया, और by the time I was to retire, I had decided that I will plunge into this field of affordable, comfortable housing. और आपको आश्चर्य होगा कि रिटायर होते ही मुझे इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लॉट मिल गया, और उसमें ये काम मैंने शुरू किया। उसमें एक थीम ये भी था कि हाउ टू क्रिएट एयर कंडीशनिंग एट लो कॉस्ट विथ सोलर एनर्जी। तो मैंने बेड AC की कल्पना की, और आज मैं जिस कमरे में बैठा हूँ वो सोलर AC से कूल हो रहा है। तो ये 3 मोटी मोटी घटनाएं हैं जो इस बात को। अच्छा, दूसरी एक और